हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये तीनों की तीनों जो फैटी एसिड मैंने यहाँ पर लगाए हैं बेटा, है ना, ये तीनों फैटी एसिड कैसे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ कोई ट्राइग्लिसराइड है जैसे कि ये है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, हायर होगी, और उसका फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, फैट। जबकि अगर हमारे पास दूसरा है कॉम्पोजिशन, यानी कि इस टाइप का, ये अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन, ऐसे ही यहां पर भी अनसैचुरेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं यानी कि इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन चेन होगी ना बेटा, ये हाइड्रोकार्बन चेन कैसी है, अनसैचुरेटेड है, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, डाउन होगी ना, डाउन होगी। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है हमारा, यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा और ये रूम टेम्परेचर पे एज ए लिक्विड एक्ट करेगा। ये ऑयल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो, ये देख रहे हो ना, CH2OOCR1, ठीक है। तो ये हो गया COOR ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर एक एक फैटी एसिड ये हो गया, दूसरा फैटी एसिड ये हो गया। अब तीसरे में क्या है, तीसरे में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप अगर किसी ग्लिसरॉल के किसी भी कार्बन पे अटैच हो जाता है, बाकी फैटी एसिड को वो बियर अगर कर रहा है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। और जो मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो क्या है, लेसिथिन है, ठीक है। OPO CH2 एंड CH3 तीन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपको मेमोराइज कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के 4 स्ट्रक्चर देके पूछ लिया था कि इनमें से लेसिथिन कौन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये लिपिड्स क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो यहाँ पर देखो, फॉस्फोराइलेटेड अगर हो गया तो फॉस्फोलिपिड बना लेगा। कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा एग्जांपल है? लेसिथिन है, ठीक है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर हम न्यूरल टिश्यू की बात करें तो वहां पर बेटा फिर स्फिंगोलिपिड और वो गैंग्लियोसाइड और सेरिब्रोसाइड जो हम पढ़ते हैं वो सब वहां पर आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका होता है जो लिपिड्स हमारे न्यूरल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड्स क्लियर हो जाता है यहाँ पे, लिपिड्स और अमीनो एसिड क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई इसमें डाउट, कोई क्वेश्चन? सर अभी तो नहीं। ठीक, आगे देखें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन व्हिच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। अब ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड की तरफ। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहने का मतलब जो बेंजीन जैसी होती है? नहीं बेटा, बेंजीन में तो हर जगह कार्बन है, बेंजीन तो होमोसाइक्लिक रिंग है, ओह हाँ। ये हाँ होमोसाइक्लिक हाँ होगी बेटा, ठीक है। हाँ। हेटेरोसाइक्लिक ऐसे कहां ही पर हो जाएगा? कोने कोने में। हाँ, ये हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा, इसको हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे, ठीक है। यानी कि जहां पर कार्बन ठीक के है। अलावा एजेस पर हमारे पास नाइट्रोजन हो या कुछ और हो तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। सो ये जो ओके। हेटेरोसाइक्लिक है इसमें तीसरा माइक्रोमोलेक्यूल ऐड किया जा रहा है, नाइट्रोजन बेस। आपको पता है प्यूरिन और पाइरिमिडिन होते हैं? यस सर, वो वाले बेसिस होते हैं जो उसमें डीएनए में होते हैं। हाँ, है ना। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, इसकी हम बात अगर करें तो ये दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? ये प्यूरिन होंगे और पाइरिमिडिन होंगे। प्यूरिन में कौन कौन सा होगा? एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडिन में होगा यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन।
नहीं। When found attached to sugar, अगर इसको शुगर से अटैच कर दें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, और अगर इसको फॉस्फेट से अटैच कर दें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखें, एडेनिन प्लस शुगर इज इक्वल टू एडिनोसिन। ठीक है, ग्वानिन प्लस शुगर इज इक्वल टू ग्वानोसिन। ठीक है, फिर यूरेसिल प्लस शुगर इज इक्वल टू यूरिडिन। साइटोसिन प्लस शुगर इज इक्वल टू साइटिडिन, क्योंकि साइटोसिन तो ऑलरेडी होता है, एडिनोसिन की तरह के वहां पर ओसिन नहीं लगा सकते हम, नहीं तो नॉमेनक्लेचर गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर थाइमिडिन। थाइमोसिन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि थाइमोसिन तो हार्मोन होता है थाइमस ग्लैंड का। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है ना कि सर यहाँ पर एडिनोसिन, एडिनिन था शुगर मिला के ओसिन कर दिया, ग्वानिन था शुगर मिला के ओसिन कर दिया, तो यूरेसिल है यूरिनोसिन कर देते इसको। साइटोसिन ये होता है, साइटोसिन ऑलरेडी है, तो शुगर मिला के ओसिन कैसे लिखते, तो कुछ और करना था, तो इन दोनों को सेम कर दिया, आइडिन आइडिन डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर थाइमिन है, शुगर मिलाया तो यहाँ पर थाइमिडिन आएगा, थाइमोसिन नहीं आएगा, है ना। जैसे यहाँ एडिनिन से एडिनोसिन आ गया, थाइमिन से थाइमोसिन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थाइमोसिन हमारे पास हार्मोन होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगी नोमेनक्लेचर की, तो ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। इसके बाद अब ये जो एडिनोसिन है बेटा, एडिनोसिन में आप अगर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या आप बोलोगे इसको, अगर आपने 3 फॉस्फेट ऐड कर दिए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही ग्वानोसिन आपके पास है और आपने 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ही किया होता तो क्या होता, मोनोफॉस्फेट होता, 2 किए होते तो क्या होता, डाइफॉस्फेट होता। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं इसको, AMP ADP ATP। ऐसे ही क्या हो जाता, GMP यानी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। इसी टाइप से थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन डाइफॉस्फेट, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, एंड देन साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन डाइफॉस्फेट और साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वाली? दीज आर ऑल व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको सम अप कर देते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? यस सर। अब यहां पर हम और भी क्या इसका नाम रख सकते हैं, जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट करके जो हमने बोला है इसको, मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट तो कह ही सकते हैं। उससे क्या पता चलेगा हमारे पास, हम यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड नोमेनक्लेचर। आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला बाद में एसिड लगा के, और दूसरा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप तो हमने अभी कर ही लिया, मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप क्या करो, आप उसके न्यूक्लियोसाइड का नाम लेके बाद में मोनोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट बोल दो, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, इस टाइप से, या आप आइलिक एसिड लगा दो। ठीक है, ऐसे कैसे, जैसे एडिनाइलिक एसिड है, ठीक है, ग्वानाइलिक एसिड है। एडिनाइलिक एसिड को और क्या बोल सकते हो, एक एसिड को क्या बोल सकते हो, 8,
इक एसिड को एट बोल सकते हो, जैसे जैसे सिट्रिक एसिड को सिट्रेट बोलते हैं ना, पायरुविक एसिड को पायरुवेट बोलते हैं ना, वैसे ही इक एसिड को आप रिप्लेस कर सकते हो एट से। ग्वानाइलिक एसिड को ग्वानाइलेट कह सकते हो। ऐसे ही साइटिडाइलिक एसिड आ जाएगा, है ना, यूरिडाइलिक एसिड आ जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड आ जाएगा। ओके, तो आइलिक एसिड लगा दो न्यूक्लियोटाइड में, या तो फिर आपको अगर पता हो कितने फॉस्फेट हैं यहाँ पर तो मोनोडाई और ट्राई फॉस्फेट लगा सकते हो आप। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में ऐसे न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ व्हाट, nucleotides, and nucleotide are what, nucleoside plus phosphate, and nucleoside are what, nitrogenous base and sugar, and nitrogenous bases are what, heterocyclic ring compound। ठीक है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हमने कर लिया, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन का स्ट्रक्चर हमने कर लिया, ग्लूकोज, राइबोज तो कॉमन है लेकिन आगे करेंगे तो वो भी जान जाएंगे। ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, एडेनिन है। एडेनिन से फिर हमने क्या कर दिया, एडेनिन में क्या ऐड कर दी, शुगर। ठीक है, एडेनिन में हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर। तो ये क्या हो गया, एडिनोसिन हो गया। फिर एडेनिन तो था ही, साथ में शुगर थी, एडिनोसिन था, उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड। ऐसे ये क्या है, यूरेसिल पायरिडीन, तो यूरेसिल में हमने शुगर ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब यहाँ पर अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड, है ना, यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। पहला तो थाइमीन, एडेनिन और साइटोसिन और एक और था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इस ऑर्डर में याद करो। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन हो गया, फिर साइटोसिन, थाइमिन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए के हैं इसलिए हम एक साथ नाम ले रहे हैं। फिर यूरेसिल, यूरेसिल आरएनए में मेनली पाया जाता है, वहां पर थाइमिन नहीं होता, तो थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है आरएनए। सो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। देखिए बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रोल होता है फिजियोलॉजी में, डायरेक्ट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मैंने पहले भी बोला है, जो बायोकेमिस्ट्री है वो फिजियोलॉजी को बनाती है। बायोकेमिस्ट्री यानी जो मेटाबॉलिक इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, उसकी वजह से कुछ रिस्पॉन्स हो पाता है, वही हमारी फिजियोलॉजी है। ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो सारी चीजें आपको पता हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट। फिर क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, इन सब पे लाइट इंटरेक्ट करती है और इसकी वजह से लाइट रिएक्शन हो पाती है, एटीपी वगैरह बन पाता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रोल हो गया। लेकिन अगर मैं वही कहूँ सेल्यूलोज, ठीक है, तो सेल्यूलोज बेटा क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट है जस्ट, जो क्या बना रहा है, सेल वॉल बना रहा है। अभी हमने सेल वाले चैप्टर में कहा था कि सेल वॉल इन्फेक्शन वगैरह से और सबसे बचाते हैं, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक्युमुलेशन है ये जस्ट। यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रही है जिसकी वजह से वाटर से कुछ कंबाइन करना हो तब आगे जा रहा हो, नहीं, ये जस्ट एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या हो जाना चाहिए, अगर ये सिर्फ पैसेज प्रोवाइड कर रहा है तो रिटेन को डायरेक्ट रोल इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं है। ठीक है, जबकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्राइमरी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, the most exciting aspect of chemistry deals with the isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them। जो मतलब केमिस्ट्री में यही होता है भाई, है ना। बायोकेमिस्ट्री की बात कर लो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करना, आइसोलेट करना, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, और ये देखना कि क्या उसको हम आर्टिफिशियली इन विट्रो सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें की जाती हैं बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including the amino acids, sugar, etc. बहुत सारे organic compound एक सेल में पाए जाते हैं।
For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. 9.10 हमारा कौन सा सेक्शन है? जिसमें वो कॉम्पोजिशन दे रखा। हाँ, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग के बारे में जहां हम बात करते हैं वो है। तो ये कह रहे हैं कि जो रीजन वहां पर दिए गए हैं उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनको हम मेटाबोलाइट कह रहे हैं। देखो, बायो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? साइकिल या पाथवेज। और उस साइकिल या पाथवे में से साइकिल या पाथवे में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरे से प्रोसेस होती है, तीसरे में कन्वर्ट होता है, तीसरे से प्रोसेस होती है, चौथे में कन्वर्ट होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। These are the constituents of metabolism, the compounds which are part of metabolism, hence known as metabolites. ठीक है? तो in animal tissues one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. जो हमने ये जो डायग्राम देखे सारे, ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है? So these are called as primary metabolite, यानी एक तो एग्जांपल ऊपर हो गए सारे। ठीक है? ये सब जो हैं अमीनो एसिड है, शुगर्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब क्या है? These are the primary मेटाबोलाइट्स। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी के बारे में होगा। When one analyzes plant, बड़ी ही स्पेसिफिक चीज यहाँ पर बोलती है, एनिमल टिश्यूज में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे और सेकेंडरी जो है वो मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनको हम बोलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उनके आइडेंटिफिएबल फंक्शंस होते हैं बेटा, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कोई आइडेंटिफिएबल या तो फंक्शन नहीं है या तो हमें अब तक नहीं पता चले हैं। ठीक है? फिर जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं जो उनको बचाते हैं बाकी क्या कहते हैं प्रेडेटर वगैरह से। जैसे कि आपने नाम सुना है मोनार्क बटरफ्लाई? हाँ, सुना है। उसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है, तो उस टॉक्सिन का कोई फिजियोलॉजिकल रोल उस बटरफ्लाई में नहीं है, लेकिन डिस्टेस्टफुलनेस आती है जो भी उसको खाएगा, इसकी वजह से एक कॉन्शियसनेस है बाकी उसके प्रेडेटर्स में कि इट इज वेरी अट्रैक्टिव बट इट शुड नॉट बी ईटन। ठीक है? उसकी वजह से बच जाते हैं वो लोग। ठीक है ना? तो आइडेंटिफिएबल उसका रोल या तो नहीं होता या तो उसके लिए कुछ नहीं है, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। ठीक है? सो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द लेटर चैप्टर। यू विल, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बाकी क्या क्या रोल होते हैं। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम मॉर्फिन वगैरह को पढ़ते हैं ना, डाइएसिटाइल मॉर्फिन हेरोइन होता है, लेकिन मॉर्फिन को हम यूज करते हैं एज पेन किलर। हाँ, सेडेटिव। ठीक है? सेडेटिव एज वेल एज पेन किलर दोनों ही कैपेसिटी इसमें होती है। तो इस टाइप से, तो यहाँ पर ये वाला जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 2019 में ही क्वेश्चन आया है, लेक्टिन इज द कॉन्कैनाबिलिन ए। ओके? तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, क्लियर हो गया? यस सर, लिख रही थी। ओके, अब हम बात करते हैं बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स की। There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. आपको याद है एसिड सॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल? तो एसिड में जो सॉल्युबल है वो छन जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो नहीं सॉल्युबल है वो रिटेंटेड रहेगा। ठीक है? सर ने चाय से बताया था, चाय की पत्ती रिटेंटेड है और चाय जो है वो है फिल्ट्रेटेड। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं बेटा एसिड सॉल्युबल पूल की, एसिड सॉल्युबल पूल की। ठीक है? एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या आ जाएगा बेटा? जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में। जहां पर क्या आ जाएंगे बेटा? मोनोसेक्राइड आएगा ना, ग्लूकोज वगैरह सिंपल स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर, आयंस, ये सब एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाएगा बेटा। ठीक है? सो दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली, इन सब का।
18 से 800 डाल्टन। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें हम, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में केवल 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। अब लिपिड को एक्सेप्शन मान लो, ठीक है। क्यों क्यों माने लिपिड को एक्सेप्शन, क्यों आ गया वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, बताओ। सर अभी आपने बताया था कि वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, अगर एक साथ रहता है वो तो फिर नहीं जा पाता, पर अलग अलग अगर इंडिविजुअल लिपिड्स लेते हैं तो वो फिल्ट्रेट हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं जा पाता, वो क्या बना लेता है, रिंग टाइप बना देता है, रिंग उससे नहीं है वो बेटा जी, बड़ा वेसिकल है। डायग्राम याद रहा आपको, टर्म ने याद नहीं रही, वेसिकल है, वही। रिंग। अभी अच्छा ये तो मुझे बताया, तुम ये बता रही हो, ये यही कहीं बनाया था ना, हाँ सर मैं समझ गई। हाँ हाँ पे बनाया था, यही होगा, यही होगा, कचौड़ी जैसा। कचौड़ी जैसा। बताओ, पूरा लंच टाइम वाला माहौल कर रहे हैं बच्चे। ये रही कचौड़ी। हाँ ये रहो वैसे फिर। तो वो वेसिकल बना लेते हैं, इसलिए तो एक्सेप्शन ऑफ लिपिड के साथ अगर हम बात करें तो जो 3 क्लासेस हैं इसमें मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर दिस वेरी रीजन जो केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो 2 टाइप के हैं, पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरा बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब लिपिड्स वहां पर क्यों आ जाते हैं, 800 डाल्टन से ज्यादा एक्सीड नहीं होता, फिर भी वहां क्यों आ जाते हैं, बेशक उनका स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन ब्रोकन इनटू पीसेस, और उसकी वजह से वो वेसिकल बना लेते हैं फिर, और ये वेसिकल वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, क्यों, क्योंकि भाई ये लिपिड की है ना भाई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है फ्लूइड मस्जिद मॉडल, तो हम जानते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये वाटर इंसॉल्युबल होंगी, तो ये वेसिकल्स बन जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ, छनती नहीं है ये, ठीक है। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल although they are found along with the biomacromolecule. Why? Because they form vesicle. अब एसिड सॉल्युबल पूल में रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है बेटा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, डिफरेंट काइंड के मोनोसैकेराइड्स और होंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, वाटर होगा बहुत ज्यादा, डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे, ये सब होगा, ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। नो डाउट प्रोटीन्स भी होंगे, पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, लेकिन रफली बोला है यहाँ पे। The macromolecule from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of the living tissue or organism. तो अगर इसको समराइज करें तो ये तो हमने पढ़ रखा है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टेबल आ जाता है हमारे पास। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल की बात हो गई, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, नथिंग मच टू डिस्कस फ्रॉम दिस टॉपिक 9.3। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, वी आर डिस्कसिंग 9.4 प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, एक बात क्लियर हो गई कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। इसके बाद दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लीनियर और ब्रांच समझते हो बेटा? हाँ जी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ जी। लीनियर वर्सेस स्ट्रेट बोल दूं तो क्या होगा बताओ? क्या दोनों एक चीज है? दोनों एक ही बात है? हाँ सर। नहीं, स्ट्रेट नीचे भी हो सकती, मतलब वैसे भी हो सकती है। लीनियर मतलब ये है कि लीनियर जो है ना, ये मान लो कुछ एक प्रोटीन है टर्शियरी लेवल का, और जब आपने उसको देखा तो आपको पता चला कि वहां पर कहीं भी ब्रांच नहीं है, वो सीधी है, सीधी सीधी, क्या बोलोगे आप उसको? वहां पर कहीं ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, वहां पर कहीं भी ब्रांचेस नहीं है, ये बोलोगे आप अगर आपको लीनियर बोलना होगा तो, ठीक है। जबकि स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट होता है ये जो अभी बनाया था, ये स्ट्रेट है, ये लीनियर है, आप समझ गए? ठीक है, कहते हैं ना स्ट्रेट रोड है, ठीक है,
हाँ You go to the right and then there is straight road. ठीक है, स्ट्रेट रोड कहने का मतलब है बिल्कुल इस टाइप से यहाँ पर एक वे है, जबकि लीनियर कहने का मतलब क्या है? लीनियर कहने का मतलब है कि वो कर्वी भी हो सकता है, बस बात यह है कि वहां पर कोई ब्रांच नहीं है। तो स्ट्रेट में भी कोई ब्रांच नहीं है, लीनियर में भी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन फिर भी लीनियर स्ट्रेट नहीं है। ये बात समझ आ रही है क्या? हल्का सा डिफरेंस है। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन नहीं लिख रखा, यहाँ पर लीनियर चेन लिखा है। स्ट्रेट चेन लिखा होता है इसका मतलब हमेशा पॉलीपेप्टाइड ऐसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पॉलीपेप्टाइड जब तक ऐसा रहेगा तब तक वो प्रोटीन नहीं बन सकता। पॉलीपेप्टाइड को स्ट्रेट नहीं, पॉलीपेप्टाइड को लीनियर होना होगा। ठीक है, अगर वो लीनियर होगा तो वो कॉइल्ड हो सकता है, और अगर वो कॉइल्ड हुआ तो उसका टर्शियरी लेवल का स्ट्रक्चर बन सकता है और तब वो प्रोटीन बनेगा। सो अ पॉलीपेप्टाइड शुड बी लीनियर नॉट स्ट्रेट। इज दिस क्लियर? चलिए, गुड। सो लीनियर चेन होती है, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। बायोमोलिक्यूल्स का जो है ये बिल्कुल बेसिक है, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए।